चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सियासी बवाल मच गया है। पीएम मोदी ने कल राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर संपत्ति को घुसपैठियों को बांट देंगे। कांग्रेस मां बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस उन लोगों को संपत्ति बांटना चाहती है जिनको देश की संपत्ति पर पहला अधिकारी मनमोहन सरकार मानती थी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है क्योंकि पीएम मोदी उनके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने वाली बात कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इसे लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वे की बात नहीं है? अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर अब वो जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के पास चुनाव में गिनाने के लिए मुद्दे नहीं है। यही जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं। उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्सों को हाईलाइट किया है और साथ में राहुल गांधी का वो बयान भी जारी किया है जिसमें वो आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है।
तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों छिड़ा है सियासी बवाल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को एक साथ निशाने पर लिया है। योगी ने कहा है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम के जन्म का प्रमाण पूछते थे। योगी ने अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए ब्रिज भूमि को लेकर भी ऐलान किया है। योगी ने कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और अब ब्रिज भूमि का नंबर भी जल्द आने वाला है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया और क्षेत्र में भारत की समग्र सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने जवानों को मिठाई भी खिलाई और उनका हौसला बढ़ाया। देश के शहीद जवानों को याद करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सियाचिन हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और हमारी तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है, लेकिन सियाचिन भारत की वीरता और बहादुरी की राजधानी है। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। लालू यादव के बच्चों पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी ने देश के कई नेताओं का नाम गिनाते हुए उनके भाई बहन की संख्या गिनाई। अंबेडकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का जिक्र तेजस्वी ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे, वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। दिल्ली में कांग्रेस में भारी उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में ही कलह मच गई है। कुछ कार्यकर्ता कन्हैया कुमार और उदित राज का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार और उदित राज के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हालांकि आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी तरह के कलह से इनकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों उम्मीदवार कन्हैया कुमार, उदित राज और जेपी अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सांसद ने क्या किया है। ना उनके पास रोजगार के मुद्दे पर जवाब है, ना महिलाओं के सम्मान पर वो कुछ बोल पाते हैं। वो तो सिर्फ ये बता दें कि 10 साल में नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है। आप करावल नगर जाकर के देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि हम दिल्ली में हैं। सड़कों की हालत देखिए, जो वहां पे विकास के कार्य हैं, कितनी जगह पे सांसद महोदय के नाम का पत्थर लगा हुआ है। और आपको मालूम है
दूसरे के मकान पर अपना नाम लिखने में माहिर हैं ये लोग। अगर ये कुछ काम किए होते तो एक करते 50 गिनाते। अगर इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, इसीलिए ये समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आपको लेकर चलते हैं बारामती, जहां कांटे की टक्कर ननद और भाभी के बीच में है। सुप्रिया सुले जहां अपनी सीट बचाने के प्रयास में है, वहीं सुनेत्रा पवार के लिए यह सीट उनके पति अजीत पवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ऐसे में बारामती की जनता किसको साथ देगी, ये हमने जानने की कोशिश की और बारामती के युवाओं से बातचीत की। देखिए, बारामती की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसके लिए वोट करेंगे और उनके मन में क्या है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में इस बार सुनेत्रा वहिनी कम से कम 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे। अब तो बड़े कॉन्फिडेंशियली बोल रहे हैं कि 3 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि उतना काम है। अजीत दादा ने जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने काम किया है। हम जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पे आप कॉरपोरेशन की बिल्डिंग देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। इसके अंदर जो काम होता है वो कोई भी सामान्य आदमी जाएगा तो उसका काम 1 मिनट के साथ होता है। इसलिए हम लोग को कॉन्फिडेंस है अजीत दादा का काम जीतेगा, सुनेत्रा वहिनी जीतेंगे। लोग यहाँ की जनता सुप्रिया सुले को वोट करेगी? करेगी ना, हमेशा करेगी। 3 लाख से जीतेगी और काशी के नहीं 1000 आएगी। आपको क्यों लग रहा है कि सुप्रिया सुले जीतेगी? जीतेगी, 101% जीतेगी। क्या शरद पवार के कारण वो जीतेगी? क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी में 2 फुट पड़ी है उसके कारण क्या इमोशनली उसको वोट मिलेगा? तुमको मालूम है कि गैस टंकी कितना हो गया? अभी 450 था, अभी कितना हो गया? कितना हो गया? 1000 को बाद में गया। क्या करेंगे घर वाले? मेरे को भी है ना, सबको है, क्या करेंगे? बोलो ना तुम, क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि इस बार बारामती की जनता मोदी जी के काम को देखकर वोट करेगी या यहाँ के कैंडिडेट को देखकर वोट करेगी? कैंडिडेट को देख के वोट करेगी। सुप्रिया ताई ओनली, वही चुन के आएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एनसीपी में 2 फुट पड़ी है तो इमोशनली लोग यहाँ से उनके लिए वोट करेंगे कि क्या? नहीं, इमोशनल में कुछ नहीं, सिर्फ पवार साहब वही बोले कि हम वही करेंगे। ये बारामती है, पवार सर की बारामती, इसलिए सिर्फ सुप्रिया ताई ओनली। लेकिन चलो बारामती की जनता तो चलो सुप्रिया सुले को वोट करेंगे, लेकिन इंदापुर और बाकी क्षेत्र के लोग वोट करेंगे ना, 100% करेंगे और सबको ही वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता किसके लिए वोट करे? सुप्रिया ताई को वोट करेगी और कम से कम 3 लाख से सुप्रिया ताई आ जाएगी। और इंदापुर दौंड देखो आगे क्या होता है। ये बारामती लोकसभा मतदान में सुप्रिया ताई को 3 लाख का वोट लीड मिलेगा और जनता रोजगार, महंगाई, इसके बारे में सोच रही है, सोच के ही वोट देगी और सुप्रिया ताई को ही वोट देगी। एनसीपी पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि एनसीपी को तोड़ने के लिए साजिश रची गई है और ये चुनाव व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के लिए एक नहीं कई चेहरे हैं। प्रीति सोमपुरिया ने खास बातचीत की है सुप्रिया सुले से, देखिए। इस बार का जो चुनाव है काफ़ी इमोशनल है क्योंकि परिवार से ही आपकी भाभी ही आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से, आपने मुझे पार्लियामेंट में भी बहुत पास से देखा है, मैं कभी भी पर्सनल चीज़ें बोलती भी नहीं, किसी का नाम भी नहीं लेती। मेरी लड़ाई वैचारिक है और पॉलिसी लेवल पे है। तो मेरे ख्याल से ये इमोशन से जोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए गलत होगा। वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, जैसे आप भी एक प्रोफेशनल काम करती है, आप थोड़ी इमोशंस दिखाने का कहाँ हम सबको हक है। और इस बार कितनी सीटें लग रही है आउट ऑफ 48 महाराष्ट्र में? हमारा यूपीए का परफॉर्मेंस, इंडिया अलायंस का तो परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया अलायंस के पास कोई पीएम पोस्ट के लिए कोई है नहीं, इसलिए वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के वक्त पे क्या था, वहाँ तो अटल जी से लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। और अटल जी इस देश के बहुत बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे लिए बहुत प्यारे नेता। तब भी मनमोहन सिंह जी तो है ना, इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है।
एक पुत्री के नाते क्या आप अपने पिताजी को पीएम पोस्ट पे देखना चाहोगे? नहीं, मेरे फादर तो किसी भी रेस में नहीं अभी। लेकिन आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि वो इतने दिग्गज हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इतने सालों से, एंड एवरी पार्टी रिस्पेक्ट्स हिम, तो कभी नहीं लगा कि अरे ही इज़ अ सूटेबल पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट? ठीक है, जितना आप लाइफ में ऊपर जाते हो उतना वहाँ का रोड नैरो होता जाता है, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता लाइफ में। लेकिन जिस तरह से 14 बार इस देश के लोगों ने उनको चुन के दिया है और ऑलमोस्ट अभी 60 साल होने को आए ये वो राजनीति में, एक्टिव राजनीति में रहे हैं, और आज भी उनका नाम मायने रखता है, लोगों का प्यार है, विश्वास है, यही हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा जैसे कि हम भी आपकी कई सारी हमने स्पीच देखी, रैलियों में देखा कि आप ज़्यादातर जो है मुद्दों की बात करती हैं, परिवार में जो विवाद हुआ उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप बचती हैं, नहीं की अभी तक, लेकिन दूसरी तरफ करूँगी भी नहीं, करेंगी भी नहीं, करूँगी कभी नहीं, क्योंकि मेरी राजनीति पर्सनल है ही नहीं। तो क्या ये एक बहन का भाभी के प्रति और भाई के प्रति प्रेम है? नहीं, ये बहन भाई का सवाल ही नहीं है। मैं मेरे विरोधक भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे लोग, मैंने कहाँ किसी से विशेष टिप्पणी। मैं पिछला भी इलेक्शन कूल फैमिली के खिलाफ रही, ना कूल फैमिली ने मेरे खिलाफ कुछ कहा, ना हमने कुछ उनके खिलाफ कहा। ये पारिवारिक लड़ाई मेरे लिए है ही नहीं, कभी भी नहीं रही। मेरी राजनीति पारिवारिक नहीं, इसलिए मुद्दों को लेके जो भी विरोधक है, एक सशक्त लोकशाही में विरोधक का भी मान सम्मान होना चाहिए। अजीत पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह सकते कि लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो आपके काम की फाइल पास नहीं होगी। हर एक की काम की स्टाइल अलग होती है। आप मानते दादा की स्टाइल ऐसी ही है? अलग है। लेकिन इससे हटके और एक सवाल है कि बहुत सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए, लेकिन महिलाओं को जितने टिकट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है इस बार। और ख़ास तौर पे जैसे कि प्रतिभा धानोरकर के ऊपर कई व्यक्तिगत टिप्पणियाँ हुई, कंगना रनौत पे हो रही है, नवनीत राणा को लेकर हुई। एक महिला पॉलिटिशियन के नाते आपको क्या लग रहा है इसमें? मेरे ख्याल से महिला हो या पुरुष, पुरुषों का भी मान सम्मान होना चाहिए और महिलाओं का तो होना ही चाहिए। किसी भी समाज में एक दूसरे का मान सम्मान करके ही राजनीति करनी चाहिए। बीजेपी ने 2024 के चुनावी संग्राम में अपना खाता खोल लिया है। आज सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल विजयी घोषित किए गए हैं। दरअसल सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द किया गया और बाकी उम्मीदवारों ने अपना उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया। कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन में शामिल 3 प्रस्तावकों ने हलफनामा दायर कर दावा किया कि उन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस ने वहां सुरेश पाठशाला को सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट रखा था, लेकिन उनका नॉमिनेशन भी रद्द हो गया है। सूरत के कलेक्टर के मुताबिक बाकी 8 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजयी घोषित किया गया है। सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारदी ने मुकेश दलाल की जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। विपक्ष की बात पुरानी है, ये काफी पुरानी हो चुकी है। जब अपनी इच्छा मुजब काम होता है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, और जब अपना इच्छा के विरुद्ध काम होता है तब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये तो बहुत पुराना किस्सा है विपक्ष का, कांग्रेस का। इधर चुनावी मौसम में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन भी वापस देना होगा। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बाजार का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 560 अंक चढ़कर 73,649 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 189 अंक चढ़कर 22,336 पर बंद हुआ।
हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है और आने वाले समय में ये शेयर बैंकिंग की तेजी को भी लीड कर सकता है। हमें लग रहा है कि यहाँ से जो बैंकिंग सेक्टर की जो रैली आपको दिखने वाली है वो शायद इसी में दिखेगी, बिकॉज काफी हद तक ये चला नहीं है काफी टाइम से, और दूसरा वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। उल्टा आईसीआईसीआई बैंक के नीचे आ गए ये वैल्यूएशंस, और रिटर्न रेशियो तो आपने देखी है फिर भी काफी अच्छे रहते हैं डिस्पाइट द मर्जर, दैट इज उसको डिस्काउंट करें तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है एचडीएफसी बैंक का, जो आप ओन करेंगे तो इसलिए हमारा तो उल्टा हम ऐड ही कर रहे हैं इसमें। कुछ समय पहले सोने चांदी में जो चमक आई थी वो अब फीकी पड़ चुकी है। एमसीएक्स पर इस महीने 73,900 के पार भाव निकलने के बाद सोना 72,000 के नीचे लुढ़क चुका है। वहीं 86,000 के पार निकलने के बाद चांदी में 82,000 के नीचे का कारोबार हो रहा है। ग्लोबल बाजार में भी कीमतों में दबाव दिख रहा है। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है अभी तक का सबसे अनोखा शो। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर और सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स क्या है, नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे पढ़े, समझे चार्ट का पैटर्न, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और इस स्पेशल वेबिनार की जो डिटेल्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के कुछ प्रोडक्ट्स पर रोक के बाद अब भारतीय फूड रेगुलेटर फसाई भी इनकी जांच करेगा। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं ये पूरा मामला क्या है और जो फूड रेगुलेटर है फसाई वो किस तरह से अब इसकी जांच करने जा रहा है? जी, दो बड़े बाजारों सिंगापुर और हांगकांग ने एवरेस्ट और एमडीएच के कुल मिलाकर 4 प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई हुई है, जिसमें से 3 एमडीएच के मसालों के प्रोडक्ट्स हैं और 1 एवरेस्ट मसाले का प्रोडक्ट है। और जो कारण पाया गया वो है कि इसके अंदर एक केमिकल पाया गया एथिलीन ऑक्साइड, जो कि पेस्टिसाइड्स के थ्रू आता है और जो कि कैंसर कॉजिंग पाया जाता है। इस मामले में हमने भारत के फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई से बात की और एफएसएसएआई का कहना है कि वो इस पूरे मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है। वो जांच करेंगे 2-3 मुद्दों पर। पहली चीज, जो प्रोडक्ट ये कंपनियां सिंगापुर या हांगकांग में बेच रही हैं क्या वही प्रोडक्ट भारत में भी उपलब्ध है, और दूसरा कि ये जो केमिकल है और ये जो पूरा मसाले हैं क्या वो भारतीय फूड स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं कि नहीं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होता है। और अगर ये पाया जाता है कि इसमें भी जो एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा है वो जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा है तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो स्पाइस बोर्ड है उससे भी जानकारी मांगी गई है। कुल मिला के एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है जिसकी जिम्मेदारी है एक्सपोर्टेड जो भी फूड मटेरियल जाता है उसकी जांच करने की, उनसे भी सलाह मशवरा कर रही है एफएसएसएआई। लेकिन जो मैंडेट है वो ये है कि जो भारतीय बाजारों में मसाले बेच रही हैं ये कंपनियां वो भारतीय स्टैंडर्ड से मेल खाती है कि नहीं। इस बारे में हमने इन दोनों ही कंपनियों को चिट्ठी लिखी है, उनसे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब तक हमारे पास जवाब नहीं आया। जैसे ही आता है हम आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल इन दोनों देशों में रोक लगाई जा चुकी है इनके 4 मसालों पर और भारत में इस बारे में जांच होने वाली है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बुलेटिन में बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। मोबाइल कंपनी वीवो का सर्वे बताता है कि स्मार्टफोन पति पत्नी के रिश्ते बिगाड़ रहा है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्या है रिश्तों पर फोन का बुरा असर? जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आम हो या खास, लेकिन इस भीषण गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम नींबू पानी से लेकर आमरस पीते हैं। लेकिन आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि वडोदरा की एक एनजीओ ने कैटल कैंप में जाकर गाय को ठंडा आमरस पिलाया है। श्रवण सेवा फाउंडेशन ने कैटल कैंप में मौजूद 2000 गाय को ठंडा आमरस पिलाया।
चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।